हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग जो हैं पिछले क्लास में वेव ऑप्टिक्स को स्टार्ट किए थे और वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट के बारे में पढ़े थे। फिर हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में पढ़े थे, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को देखे थे। उसी में हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोगों को इंटरफेरेंस वगैरह के बारे में पढ़ना है, कोहेरेंट सोर्सेज ये सब जानते हैं। उसके पहले याद कीजिए, आप साइन थीटा का जो ग्राफ ड्रॉ करते थे कुछ इस तरह से, जैसे 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। ठीक ना। हम लोग जो वेव बनाते हैं तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोल देते हैं, नहीं? वैसे हम लोग दो क्रेस्ट के बीच के सेपरेशन को भी, इसको अगर आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे भी एक क्रेस्ट बनता ना, तो दोनों के बीच के सेपरेशन को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, या ये भी डिस्टेंस बोले, उससे कोई फर्क नहीं। देखिए, लाइट वेव हो या साउंड वेव हो, ये सब साइनोसाइडल वेव, ठीक ना। नहीं, हम लोग इक्वेशन लिखते हैं ए साइन ओमेगा टी माइनस x/v x/c। साउंड वेव में x/v लिखते हैं, लाइट वेव में x/c, लाइट का वेलोसिटी अगर वैक्यूम में c से, या इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखते थे, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लिखते हैं, साइनोसाइडल इक्वेशन लिखते हैं। देखो ये बात क्यों सिखा रहे हैं, याद रखना है कि कोई भी साइनोसाइडल वेव जब अपने वेवलेंथ के इक्वल डिस्टेंस कवर करता है ना, तो उसका एंगुलर पोजीशन 2π से चेंज कर जाता है, यानी उसका फेज जो है वो 2π से चेंज कर जाता है, ठीक ना। बोलेंगे क्या? व्हेन ए साइनोसाइडल वेव covers a distance equal to the wavelength, its phase, ठीक ना, जो एंगुलर पोजीशन है, is changed by 2π, ठीक ना। लैम्डा डिस्टेंस जब ये कवर करता है तो इसका फेज कितना से चेंज कर जाता है? 2π से। इसी तरह से हम लोग ये बोलेंगे, देखो लैम्डा डिस्टेंस पे फेज 2π से बदलता है, तो x डिस्टेंस पर कितना हो जाएगा? तो 2π/λ×x बोलेंगे। यानी ये यूनिटी मेथड को फॉलो करता है, इसको समझना है। लैम्डा डिस्टेंस आगे जाने पर फेज 2π से बदला, तो x डिस्टेंस आगे जाने पर 2π/λ×x से फेज चेंज होगा। इसका प्रैक्टिकल यूज समझेंगे, बेहतर ढंग से समझ में आएगा। फिलहाल आप एक बात याद रखें कि कोई भी साइनोसाइडल वेव, साउंड वेव हो या लाइट वेव हो, जब अपने वेवलेंथ के इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसका फेज कितना से चेंज कर जाता है? 2π से। पहले आप इसको लिख लीजिए। देखिए, एक टर्म है जिसको बोल रहे हैं कोहेरेंट सोर्सेज। ये कोहेरेंट सोर्सेज क्या है? जैसे आप हाइगन्स प्रिंसिपल में फर्स्ट स्टेटमेंट पे सुने थे, पढ़े थे कि जैसे मान लो कोई सोर्स जो है वेव फ्रंट को प्रोड्यूस किया, अगर इसके वेव फ्रंट पे कोई एक सिंगल पॉइंट के बारे में बात करें तो उस पॉइंट भी अपने आप में इंडिविजुअल लाइट सोर्स का काम करता है। यानी वेव फ्रंट पर अगर यहाँ एक पॉइंट लें, वेव फ्रंट पर यहाँ एक पॉइंट लें, तो ये दोनों पॉइंट अपने आप में इंडिविजुअल सोर्स ऑफ लाइट का काम करता है। अगर ये इक्वल डिस्टेंस पर है, ये x पर है, ये भी x पर है, और ये जो लाइट ओरिजिनेट कर रहा उसका वेवलेंथ लैम्डा है, तो अगर कोई ये पूछे कि इसके लिए फेज क्या लिखोगे, तो अभी पढ़े लैम्डा आगे जाने पर फेज 2π से बदलता है, तो
x आगे जाने पर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, इसके लिए भी बोलेंगे 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। अब दोनों का अगर डिफरेंस देखें, यहाँ जो फेज आया और यहाँ जो फेज आया, दोनों का डिफरेंस जीरो ना, जो ये वैल्यू है वही ये है, तो दोनों का डिफरेंस जीरो होगा। मतलब कि एक वेव फ्रंट पर अगर 2 पॉइंट लेंगे, ठीक ना, एक वेव फ्रंट पर अगर 2 पॉइंट लेंगे तो उस दोनों पॉइंट के लिए अगर बात करें फेज डिफरेंस का, तो फेज डिफरेंस जो है जीरो आएगा, क्योंकि जो इसके लिए लिखे वही इसके लिए लिखे। अब देखो, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि ये जो सोर्स और ये जो सोर्स है, कैसा सोर्स है? कोहेरेंट सोर्स। इन दोनों से जो लाइट निकलेगा उस दोनों का वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी तो इक्वल होगा ही, दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो जीरो है। यानी आप ये बोल सकते हैं कि दो सोर्स कोहेरेंट तब है जब दोनों से एक ही टाइप के वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का वेव ओरिजिनेट हो और दोनों का जो है फेज का डिफरेंस जीरो हो, तब वैसे सोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। अब देखें, अगर मान लीजिए हम लोग, जैसे ये सोर्स हो गया, यहाँ हम लोग S1 ले लिए और यहाँ S2 ले लिए, इस वेव फ्रंट पर S1 ले लिया और इस वेव फ्रंट पर S2 ले लिए। अब सोचो, ये x1 डिस्टेंस पर है, ये x2 डिस्टेंस पर है। इसका फेज पूछा जाए तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x1 हुआ, इसका पूछा जाए 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x2 हुआ। क्या दोनों का डिफरेंस जीरो होगा फेज का? तो बोलेंगे नहीं। हाँ, दोनों एक ही टाइप का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के लाइट ओरिजिनेट करेगा, लेकिन दोनों का जो फेज का डिफरेंस होगा, इसका फेज ज़्यादा इसका कम है, तो फेज का अगर डिफरेंस देखें तो 2 पाई बाई लैम्डा x2 माइनस x1, इससे इसको माइनस करें। हाँ, अब एक बात जानो, कोई पूछेगा क्या ये दोनों सोर्स को कोहेरेंट बोल सकते हैं? तो बोलेंगे हाँ, बोल सकते हैं। तब कोहेरेंट सोर्स का डिफिनीशन क्या है? तो बोलेंगे देखो, दो सोर्स को कोहेरेंट हम लोग तब बोलेंगे जब दोनों से एक ही टाइप के वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का लाइट ओरिजिनेट हो और दोनों के लिए फेज का जो डिफरेंस हो वो या तो जीरो हो और नहीं तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो, फिक्स वैल्यू हो, जो टाइम पर डिपेंड नहीं करे। यानी बोलेंगे टू सोर्सेज are said to be coherent if they produce या originates light of same type of या light of equal wavelength and frequency, ठीक ना, equal wavelength and frequency and phase difference of originating waves जो वेव को ये ओरिजिनेट करेगा, लाइट वेव को प्रोड्यूस करेगा, फेज डिफरेंस ऑफ ओरिजिनेटिव वेव्स इज आइदर जीरो और कांस्टेंट विथ टाइम। मतलब कि इन दोनों से जो वेव प्रोड्यूस होगा, फेज डिफरेंस जीरो नहीं होगा,
तो एक फिक्स वैल्यू का तो होगा ना, अगर x1 और x2 में चेंजिंग ना करें तो फिक्स वैल्यू का होगा। तो ऐसे सोर्स को हम लोग कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे। वैसे जनरली कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन करने का सबसे अच्छा मेथड ये है कि एक ही वेव फ्रंट पर दो अलग अलग पॉइंट को चूज कर लो तो वो सोर्स कोहेरेंट होता है। यानी बोलेंगे जनरली टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेस we take 2 points on a particular wavefront। जनरली हम लोग यही काम करते हैं। आगे जहाँ भी कोहेरेंट सोर्स की ज़रूरत होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ही वेव फ्रंट के दो पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। आगे हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे कैसे उसको देखा जाता है। तो फिलहाल जो है आप इसको लिख लें। अब हम लोग रिलेशन देख रहे हैं फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच का। देखिए, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। सपोज कीजिए दो ठो कोहेरेंट सोर्स, ठीक ना, कंसीडर टू कोहेरेंट सोर्सेस originating light of wavelength lambda। ठीक ना, दो कोहेरेंट सोर्स, मान लो यहां पर एक पॉइंट, और ये भी जानेंगे दोनों सेम फेज में है, नहीं दोनों का फेज डिफरेंस 0 है। ठीक ना, कंसीडर टू कोहेरेंट सोर्सेस ओरिजिनेटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, और S1 एंड S2 यहाँ लिख दे रहे हैं, S1 एंड S2 आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ठीक, अब यहां पर एक है पॉइंट P, S1 से X1 डिस्टेंस पर और S2 से X2 डिस्टेंस। अब पूछा जा रहा आपसे कि यहां पर बतलाओ पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन क्या होगा। देखो, पाथ डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो लाइट यहां से 5 मीटर चल के यहां पहुंचा और यहां से 7 मीटर चल के पहुंचा, तो डिफरेंस कितने का है, 2 मीटर के, उसी को पाथ डिफरेंस बोलते हैं। यानी कि पाथ डिफरेंस अगर बोला जाए, पाथ डिफरेंस फॉर पॉइंट P, तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, x2 माइनस x1, ये हो गया पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस अगर पूछा जाए P पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर अगर फेज डिफरेंस पूछा जाए तो क्या होगा, तो आप क्या करें, फेज इसका निकाले और फेज इसका निकाले। देखो, फेज डिफरेंस को अगर हम डेल्टा या डेल्टा इस तरह से डिनोट कर दे रहे, तो डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1, मतलब इसका फेज देख लो, इसका फेज देख लो, दोनों सेम फेज में वाइब्रेट कर रहा। तो सोचो, हम लोग पढ़े ना, लैम्डा आगे जाने पर फेज जो है 2 पाई से चेंज होता है, तो x2 आगे जाने पर कितना से चेंज हुआ होगा, 2 पाई बाई लैम्डा x2, 2 पाई बाई लैम्डा x1।
तो 2 पाई बाई लैम्डा x2 माइनस x1। तो फेज डिफरेंस क्या आया? तो 2 पाई बाई लैम्डा x2 माइनस x1 जो है वो तो पाथ डिफरेंस हो गया, है ना। फेज डिफरेंस कितना हो गया? तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। यही फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन आ गया। अगर उल्टा कहो पाथ डिफरेंस कितना आया, पूछा जाए पाथ डिफरेंस क्या होगा, तो बोलेंगे लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि ये दोनों जो है कोहेरेंट सोर्स है, सेम फेज में वाइब्रेट करने वाला, दोनों से वेव जब यहाँ पहुँचेगा तो बतलाओ फेज डिफरेंस कितना होगा? तो बोलेंगे 2 पाई बाई लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो पाथ डिफरेंस में। तो ये हम लोग रिलेशन देखे फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का। तो पहले आप इसको लिख लें। आइए हम लोग सबसे पहले ये सीखते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या है। वैसे आप पहले भी इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़े थे, वही स्टेटमेंट एक तरह से रिपीट किया हुआ। जैसे मान लो किसी पॉइंट पर ढेर सारा वेव पहुंचे, तो सारा वेव मिल करके वहाँ जो इफेक्ट डालेगा वो सारे वेव जो इंडिविजुअली पहुंचा उसके सम के इक्वल होगा, रिजल्टेंट इफेक्ट जो होगा। तो देखो क्या लिखा हुआ, व्हेन ए नंबर ऑफ वेव्स are reaching at a particular point, then the total effect at that point is equal to the sum of their individual effects। मतलब कि किसी पॉइंट पर अगर ढेर सारा वेव पहुंच रहा है तो जो टोटल इफेक्ट है वो कितने के इक्वल होगा? तो द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट्स। इसी स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। लेकिन इंटरफेरेंस किसको बोलते हैं? बहुत हद तक सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस एक ही बात होता है, लेकिन सुपरपोजिशन में कोई शर्त नहीं होता है कि जो वेव ओरिजिनेट होकर के आ रहा है वो कोहेरेंट सोर्स का है कि कोहेरेंट सोर्स का नहीं है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं होता है। सेम एम्पलीट्यूड का है कि डिफरेंट एम्पलीट्यूड का है, किसी तरह का वेव पहुँचे और जो इफेक्ट डाले, टोटल इफेक्ट जो भी होगा, तो इसको हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बोलते हैं। लेकिन इंटरफेरेंस में ये शर्त होता है कि जो वेव ओरिजिनेट करे वो कोहेरेंट सोर्स से ओरिजिनेट करे, सेम वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का हो, और वैसा वेव जब स्क्रीन पर मिलता है ना, एक दूसरे से सुपरपोजिशन करता है, तब मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का पैटर्न मिलता है कि इस लेवल पर मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, एक पैटर्न ऑब्टेंड होता है। तो देखो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स का जो स्टेटमेंट है, बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन फ्री स्पेस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। मतलब कि जैसे दो या दो से ज़्यादा वेव जो सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ का है और इंटरफेरेंस करता है, तो कहीं पे हम लोग क्या देखते हैं कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम हो जाता है, कहीं पे मैक्सिमम हो जाता है। तो जहाँ पे मैक्सिमम हुआ उसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, जहाँ मिनिमम हुआ वहाँ डिस्ट्रक्टिव हो गया। तो डिस्ट्रक्टिव पर एनर्जी कम हो जाता है, कंस्ट्रक्टिव पर एनर्जी ज़्यादा हो जाता है, यानी एनर्जी का एक तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है जब वो सुपरपोजिशन करता है उस टाइप का वेव। तो देखो इसमें लिखा हुआ व्हेन 2 or more waves originating from coherent sources reaching at a point then their superposition is called interference। देखो एक दूसरा डिफिनीशन लिखा हुआ है कि दो या दो से ज्यादा वेव, ठीक ना, कोहेरेंट सोर्स से ओरिजिनेट हुआ हो और तब उसका अगर सुपरपोजिशन होता है तो उसका नाम हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं।
या एनर्जी के टर्म में द प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन फ्री स्पेस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो ज़्यादा जो है जो अंडरलाइन किए हैं वो बात बेहतर समझ में आता है। और कंडीशन इंटरफेरेंस के लिए क्या है, तो देखो एक बात तो समझ ही गया, कोहेरेंट सोर्स से लाइट निकला हुआ होना चाहिए, और कोहेरेंट सोर्स से निकला हुआ लाइट होगा तो उसका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एक जैसा होगा। तो यहाँ लिखा हुआ टू गेट इंटरफेरेंस पैटर्न वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स रीचिंग एट ए पॉइंट मस्ट बी सेम। In case of interference, we get a pattern of maximum and minimum intensity। ठीक ना, इंटरफेरेंस जब होता है तो हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का एक पैटर्न को देखते हैं। तो चलिए इसको लिख लें। आइए अब हम लोग इंटरफेरेंस से रिलेटेड जो है ना मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। मान लीजिए लेट इक्वेशंस ऑफ टू वेव्स रीचिंग एट अ पॉइंट। ठीक ना, मान लो दो वेव है और दोनों कोहेरेंट सोर्स से ओरिजिनेट हुआ है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचा। एक का इक्वेशन है A1 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी मान लो, और दूसरा वेव का इक्वेशन है A2 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी प्लस डेल्टा। देखो याद करो, एसएचएम में हम लोग बोलते थे ना साइन ओमेगा टी प्लस सी रहता था, तो यहाँ प्लस सी में जीरो है और यहाँ डेल्टा है, यानी डेल्टा इन दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस हो गया। ठीक ना, डेल्टा क्या हो गया, फेज डिफरेंस of these two waves। अब रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन अगर देखें, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, तो y1 प्लस y2। y1 क्या है जी, A1 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी, और ये हो गया A2 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी प्लस डेल्टा। देख लो ध्यान से। ठीक ना, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है रिजल्टेंट वेव के इक्वेशन को ऑब्टेन करने के लिए। तो ध्यान से देखें, y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी, और इसको अगर ब्रेक करें तो देख लो A2 साइन A प्लस बी है, तो ऐसे बोलेंगे साइन A का मतलब हो गया ये वाला टर्म इंटू कॉस बी। देखेंगे साइन A प्लस बी, इसको A बोले इसको B, तो साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन B। ठीक, अब इसी इक्वेशन को अगर अरेंज करके लिखें तो y इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, A1, और देखो इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये वाला टर्म कॉमन हो जाएगा, A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी, और इधर हो गया A2 साइन डेल्टा कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी। ठीक, याद करो मैथमेटिक्स में या पहले एसएचएम वगैरह भी जहाँ बतलाए हैं, कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम में देखना, ये सब सिखाए थे कि अगर लिखा रहे ना 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी, तो
तो तुम चाहो तो इसको एक लाइन में लिख सकते हो ऐसे करके, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख दो। ए का मतलब होता √3a² प्लस 4a²। अब फाइव निकालना हो तो tan फाइव हो जाता है 4/3। देख लेना, एसएचएम के लेक्चर में ये सब सिखाए थे। अगर इस फॉर्म में लिखा रहे ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, मतलब 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, चाहोगे उसको एक लाइन में ऐसे लिख दो। और इसका वैल्यू निकालना हो तो √3a² प्लस 4a²। और फाई अगर निकालना हो तो tan फाई हो गया 4/3, है ना। इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं, मतलब एक लाइन के इक्वेशन में बदल सकते हैं इसको। तो देखो वही बात जो है ना यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ 3 है ना, तो समझो वहाँ क्या लिखा हुआ है, a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा। जहाँ 4 है ना, वहाँ a2 साइन डेल्टा। देख लो यहाँ साइन ओमेगा टी, यहाँ कॉस ओमेगा टी वाला टर्म है। तो ये शॉर्ट में समझा दिए। डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, बोलेंगे इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव कैन बी रिटेन एज, ऐसे लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी माइनस x/c प्लस 5। ठीक ना। जैसे 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी था, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, वही ओमेगा टी के जगह इतना लिखा हो। और इसमें ए क्या है, तो बोलेंगे ये हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। और फाई क्या है, तो फेज कांस्टेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव। अगर आपसे पूछा जाए ए का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो देखो यहां जो लिखा हुआ है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा होल स्क्वायर a2 साइन डेल्टा होल स्क्वायर। जैसे बोले थे √3a² प्लस 4a²। तो देखो तो इसको सॉल्व करके क्या आ जा रहा है, a1² a2² कॉस स्क्वायर डेल्टा, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर है, 2a1 a2 कॉस डेल्टा प्लस a2² साइन स्क्वायर डेल्टा। देख लो क्या आया, a2² कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस a2² साइन स्क्वायर डेल्टा, a2² हो गया। तो आया कितना, तो a1² प्लस a2² 2a1 a2 कॉस डेल्टा, ये आ गया रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। ठीक ना, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आ गया a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन आया उसमें फेज कांस्टेंट क्या होगा, तो क्या सिखाए कि tan फाई अगर निकालना हो तो ये a2 साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा, यही मेथड। देखो एक तरह से समझो ये वेक्टर एडिशन जैसा ऐड हो रहा है। माइंड में ये सोचो कि दो वेव कहीं पे पहुंचा और दोनों वेव मिल करके वहां जो रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस करेगा, उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो माइंड में सोचो कि दो वेक्टर है a1 और a2, और जो फेज डिफरेंस है ना, वही एक तरह से बीच का एंगल हो गया। और दो वेक्टर के बीच का एंगल समझो डेल्टा है, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, √a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा। ठीक है। पहले तो आप क्या करें, इसको लिख लें।
ठीक ना, ऐसे समझना है। समझो कि एक है वेक्टर a1, एक है वेक्टर a2, दोनों के बीच का एंगल डेल्टा, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कैसे हम लोग वेक्टर में पढ़ते थे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, 2a1 a2 cos डेल्टा। साथ में जो रिजल्टेंट वेक्टर है a1 के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो tan फाई निकालना हो तो a2 साइन डेल्टा डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 cos डेल्टा। यही ना काम करेंगे। चलिए, ये हम लोग सीखे कि दो वेव किसी पॉइंट पर पहुंचता है तो जो रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस करेगा उसका एम्पलीट्यूड ये होगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग सीखे थे कि कोई भी वेव का जो इंटेंसिटी होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर किसी पॉइंट पर ये दो वेव पहुंचा और वहां चाहते हो इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, तो बोलेंगे उसके लिए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए। तो देखो बोलेंगे क्या कि इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। तो बोलेंगे टू गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी आप चाहते हैं कि इंटेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी समझना है। टू गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ए स्क्वायर शुड बी मैक्सिमम। ए स्क्वायर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो थोड़ा सोचो तो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा कब होगा? तो जब इस cos डेल्टा का वैल्यू 1 होगा। cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू ऐसे भी जानते हो 1 से तो ज़्यादा कभी होता नहीं है। तो बोलेंगे क्या, टू गेट, अच्छा ये तो लिखे चुके, टू गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ए स्क्वायर शुड बी मैक्सिमम, that is cos delta should be equal to 1। cos डेल्टा का वैल्यू 1 होना चाहिए। और बताइए cos का वैल्यू 1 कब होता है? cos का वैल्यू 1 कब होता है? तो cos 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n पाई। n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी रखें, इसका वैल्यू 1 आएगा, यानी डेल्टा हो गया 2n पाई। ठीक ना, यानी फॉर्मूला एक मिला कि अगर दो वेव किसी पॉइंट पर पहुंचेगा और फेज डिफरेंस 2n पाई हो तो वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। देखो फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज का जो डिफरेंस है क्या होना चाहिए? 2n पाई। चलो ये एक हम लोगों का रिजल्ट आ गया। और याद रखना n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे पुट करना। ठीक है। अब कोई पूछे कि पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, तो फेज डिफरेंस निकाले। तो बोलेंगे कि पाथ डिफरेंस जो होता है, देखो शॉर्ट में लिख दे, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़े थे ना, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। अभी कुछ देर पहले हम लोग रिलेशन देखे थे, तो हम लोग बोलेंगे लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस आया 2n पाई। तो देखो 2 पाई कैंसिल, n लैम्डा आ गया क्या? यानी हम लोग सीखे कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर आप कहीं भी चाहते हो कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो, वहां इंटेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया n लैम्डा। n के जगह 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। यानी समझो, ये समझना ज़्यादा आसान है। दो वेव पहुंचा किसी पॉइंट पर,
दोनों कोहेरेंट सोर्स से निकला हुआ होना चाहिए, किसी पॉइंट पर पहुंचा और पाथ का डिफरेंस अगर 0 हो, मतलब जितना ये चला उतना ही ये चला, चाहे पाथ का डिफरेंस लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, तब कैसा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव, यानी वहां दोनों वेव पहुंचेगा तो वहां का इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। तो देखो हम लोग 2 फॉर्मूला पढ़े, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस 2n पाई और पाथ डिफरेंस n लैम्डा। तो चलिए यहां तक तो हम लोग सीखे, चलिए इसको नोट कर लें। अब अगर हम लोग बात डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का करें, यानी मिनिमम इंटेंसिटी का बात करें, तो बोलेंगे टू गेट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ए स्क्वायर शुड बी मिनिमम, मतलब इंटेंसिटी मिनिमम होना चाहिए, और इंटेंसिटी चूंकि ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी बोलेंगे दैट इज कॉस डेल्टा शुड बी इक्वल टू -1। कॉस का वैल्यू कम से कम -1 होता है, और कॉस -1 कब होता है? तब पाई पे 3 पाई 5 पाई 7 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, तब कॉस का वैल्यू -1 आता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 2n - 1 पाई, n के जगह 1 रख दीजिए तो पाई आ जाएगा, 2 रख दीजिए तो 3 पाई आ जाएगा, यानी कि डेल्टा हो गया 2n - 1 पाई, और यहाँ n का मतलब 1 से स्टार्ट करना है, 0 से नहीं। देख ले, n के जगह 1 रखो तो पाई, 2 रखो 3 पाई, 3 रखो 5 पाई, यानी कि ये फॉर्मूला आ गया कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मिनिमम इंटेंसिटी के लिए ऊपर लिखा हुआ है ही, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला आ गया कि फेज डिफरेंस ऐसा होना चाहिए। अब ठीक ना, देख लो फेज डिफरेंस अगर इसको सॉल्व करें, पाई 3 पाई 5 पाई, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ना आना चाहिए फेज डिफरेंस। 2 वेव कहीं पे पहुंचा, अगर फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यही अगर पाथ डिफरेंस हम लोग निकालें तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस होता है, तो लैम्डा बाई 2 पाई, फेज डिफरेंस कितना हो गया? 2n - 1 पाई, तो 2n - 1 लैम्डा बाई 2। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस का अगर बात किया जाए तो कितना हो गया? 2n - 1 लैम्डा बाई 2, यहाँ n का वैल्यू चूंकि 1 से स्टार्ट है, तो पाथ डिफरेंस आएगा कितना? तो पाथ डिफरेंस हो गया, n के जगह 1 रखेंगे तो लैम्डा बाई 2, 2 रखेंगे 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आया। यानी देखो जी, हम लोग ये सीखे कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसी पॉइंट पर तब होगा जब वहां पर 2 वेव पहुंचे और उसका पाथ डिफरेंस कितना हो, या तो लैम्डा बाई 2 हो, 3 लैम्डा बाई 2 हो, 5, यानी 2n - 1 लैम्डा बाई 2, और फेज डिफरेंस का बात करें तो 2n - 1 पाई हो। तो ये हम लोग कंडीशन सीखे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कि फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए। इसी को हम लोग यूज में लाएंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो इस क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बड़ा टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, तो उसको आगे चर्चा करेंगे। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।